का इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास लेंगे। और देखिए, अगर आपके पास साइंस की बुक नहीं है तो मैं बता देता हूँ, आप राजस्थान बोर्ड से साइंस की बुक डाउनलोड कर लेना, जैसे आपने गणित की बुक डाउनलोड की थी। और ये मेरे पास ये बुक है, तो ये मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, ये साइंस की बुक आ गई है इस प्रकार से। ये रही आपकी विज्ञान की बुक 10th क्लास की। ठीक है, और इसको देखिए, जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पाठ्यक्रम मिलेगा। ये रहा पाठ्यक्रम, और ये अनुक्रम मिलेगा। यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुल मिला के 20 अध्याय हैं। और ये जो 20 अध्याय हैं, इनमें एक एक करके ये देख लेते हैं कि कौन सा अध्याय जो है वो किस भाग से संबंधित है। उसके बाद उसी के आधार पर हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो देखिए, अनुक्रमणिका पे आते हैं हम एक बार। ये लीजिए, आ गए। अब देखिए, इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहला अध्याय जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पहला अध्याय। इसमें बता देता हूँ मैं कौन सा अध्याय किस चीज़ से संबंधित है। देखिए, ये जो पहला अध्याय जो है, ये आपका बायोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा अध्याय है। पहला जो अध्याय मैंने बता दिया बायोलॉजी से संबंधित है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दूसरा जो अध्याय है मानव तंत्र, ये भी बायोलॉजी का है। तीसरा अध्याय आनुवंशिकी, ये भी बायोलॉजी का है। और चौथा अध्याय प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ये भी बायोलॉजी का है। आप पेपर और कॉपी लेके बैठना और इस चीज़ को नोट करते रहना। ठीक है, अब आ जाइए। देखिए, अध्याय 5, 6 और 7, ये तीनों अध्याय जो हैं, और इसके साथ सॉरी ये 8वां भी, ये चारों अध्याय जो हैं 5, 6, 7, 8, ये केमिस्ट्री से संबंधित हैं। अध्याय 5, 6, 7 और 8 ये केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, ये चारों अध्याय केमिस्ट्री के हैं, रसायन विज्ञान के। फिर अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11 ये फिजिक्स से संबंधित हैं, यानी भौतिक विज्ञान के अध्याय हैं। इसके बाद अध्याय 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, ये पर्यावरण विज्ञान संबंधित है। 13 भी पर्यावरण विज्ञान का है। अध्याय 14 पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी का ये 5वां अध्याय होगा। 1 से 4 तक बायोलॉजी थी, और 14वां अध्याय भी बायोलॉजी का है। पृथ्वी की संरचना, ये भूगोल से संबंधित अध्याय है वैसे तो, लेकिन हम फिजिक्स में काउंट करके इसको चलेंगे। ब्रह्मांड एवं जैव विकास, ये वाला 16वां अध्याय ब्रह्मांड एवं जैव विकास, ये वाला जो अध्याय है ये बायोलॉजी से संबंधित है। ये बायो और फिजिक्स दोनों से संबंधित है। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, अध्याय जो 17 है, ये भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी दोनों संबंधित है। इसके बाद 18वां जो है भारतीय वैज्ञानिक, ये विज्ञान का परिचय है। 19वां जो है जैव विविधता और इसका संरक्षण, ये पर्यावरण विज्ञान और बायोलॉजी दोनों से संबंधित है। और 20वां है सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये प्रत्येक बुक में आपको मिलेगा। इस प्रकार से आपकी ये साइंस हो गई। अब इसमें देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अध्याय 9 प्रकाश। तो आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड पर। हाँ, तो विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा में त्रिमूर्ति स्कूल की। और अब देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइंस का। आज हम साइंस पढ़ेंगे, और साइंस में जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अध्याय 9 प्रकाश। अब देखो, प्रकाश में हमको क्या क्या पढ़ना है। प्रकाश के बारे में आप सभी जानते हो, बचपन से देख रहे हो, जब से आँखें खुली हैं, जब संसार देख रहे हो, आप आसपास की वस्तुओं को देखते रहते हो। अब लेकिन प्रकाश के बारे में विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, आपने प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़ा है, वो सारी चीज़ें अब हमको देखनी है, प्रकाश का अध्ययन करना है। ठीक है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो, इस अध्याय में हम एक तो पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है उसकी सहायता से हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। देखो, पहले सबसे पहला जो प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं हम। अध्याय है 9। ठीक है, और इस अध्याय 9 का नाम है प्रकाश। और विज्ञान में आज जो हमारा दिन है वो है डे 1, पहला दिन है आज। ठीक है,
तो अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ 2-3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला जो प्रश्न है, और पहला प्रश्न हमारा क्या है कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं या क्यों देख पाते हैं। ठीक है, कैसे देख पाते हैं, पहला। क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा कि रंगों का पता कैसे लगता है, हम किसी वस्तु का रंग कैसे पता कर सकते हैं, रंगों का ज्ञान कैसे होता है। रंगों का ज्ञान कैसे होता है। और इसके अलावा तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा होगा प्रकाश के कुछ गुणों को देखेंगे। प्रकाश के गुणों के बारे में आज छोटा सा परिचय हम प्राप्त करेंगे। पहला दिन है, बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी सी क्लास लेंगे। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम सबसे पहले वाला प्रश्न जो है इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं। अब देखो, वस्तुओं को देखने का तरीका क्या होता है। पहले आप इस बात को समझो कि जब आप किसी अंधेरे कमरे में हो, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, आपको एक टॉर्च दी गई है, ठीक है, और कमरे में शीशा रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है कहीं पे। अब आपको क्या करना है कि दर्पण में अपना चेहरा देखना है। तो दर्पण में चेहरा देखने के लिए आप उस टॉर्च से प्रकाश को कहाँ पर डालोगे, अपने चेहरे पर डालोगे या फिर दर्पण के अंदर डालोगे। थोड़ा सोच के देखिए इस बारे में। आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हुए हो, आपके पास एक टॉर्च है, एक दर्पण रखा हुआ है, आपको उस दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब देखना है। तो उस टॉर्च से आप प्रकाश को कहाँ डालोगे, अपने चेहरे पर डालोगे या दर्पण पर डालोगे। अब देखिए, स्पष्ट सी बात है कि जिस वस्तु को हमें देखना होता है, प्रकाश को उसी पर डालना होता है। यानी अगर आपको अपना चेहरा शीशे में देखना है तो आपको टॉर्च से प्रकाश अपने चेहरे पर डालना होगा, तो आपका चेहरा दर्पण में दिखाई देगा। अब देखो, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात हो गई कि हम अपने चेहरे पर डाल रहे हैं और उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो स्पष्ट सी बात है। देखो, इस बात को हम बाद में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब आप इस बात को ध्यान रखना, यहीं से हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। वस्तुओं को देखने का तरीका क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु से, किसी प्रकाशित वस्तु से प्रकाश दूसरी वस्तु पर पड़ता है, जैसे मान लो कि सूर्य का प्रकाश किसी पेड़ पौधे के ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश उस पेड़ के ऊपर पड़ता है और उस पेड़ से जो प्रकाश टकराता है वो हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है। आंखों के अंदर प्रवेश करने के बाद लेंस से होता हुआ वो आंख के पीछे वाले पृष्ठ के ऊपर जाता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पर उस वस्तु का, यानी जिस पेड़ को आप देख रहे हो, उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इसलिए वो वस्तु हमको सीधी दिखाई देती है। रेटिना से ये जो प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क उस वस्तु को सीधा करके हमें देखने में सहायता करता है। ठीक है, अब देखो, ये ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ये एक पेड़ है और ये सूर्य हो गया। सूर्य से प्रकाश किरणें यहाँ आएंगी और यहाँ पर आप इसको देख रहे हो। ठीक है, आँख में ये प्रकाश प्रवेश करेगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पर ये जो सूर्य की किरणें आई हैं, ये सूर्य की किरणें कहाँ से, ये लेंस में से प्रवेश करते हुए कहाँ जाएंगी, इस आँख के पिछले वाले हिस्से पर जाएंगी। ये वाला भाग रेटिना कहलाता है। ये कौन सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेटिना। अब यहाँ से कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो आगे कहाँ चली जाती हैं, मस्तिष्क की ओर चली जाती हैं। और मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क तो शरीर का कंप्यूटर है। ठीक है, मस्तिष्क शरीर का कंप्यूटर है और उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको मस्तिष्क देखने में सहायता करेगा। ये देखने की क्रिया विधि हो गई, किसी वस्तु को हम इसी प्रकार से देख पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वस्तुओं को देखने की प्रक्रिया। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं कि वस्तुओं में रंग जो होते हैं उनका ज्ञान क्यों होता है। अब देखिए, प्रकाश तो एक समान ही प्राप्त हो रहा है हमको, सूर्य से एक समान प्रकाश प्राप्त होता है। वाइट कलर की लाइट जो होती है, सफ़ेद रंग का प्रकाश, वो प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कोई वस्तु हमको हरी दिखाई देती है, कोई लाल दिखाई देती है, कोई नीली है, कोई गुलाबी है, कोई काली है, कोई सफ़ेद है, इस तरह की क्यों दिखाई देती है। तो देखो, उसका कारण क्या है, उसको भी अब एक बार समझ लेते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखो, हमें किसी वस्तु के रंग का ज्ञान किस प्रकार से होता है। अब देखिए, इस चीज़ को देखो, यहाँ पर मान लो कि एक वस्तु है, ये वस्तु है यहाँ पे, ये नीली दिखाई दे रही है। ये मैंने नीले मार्कर से यहाँ पे कलर कर दिया, ये नीली है। अब ये नीली क्यों दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है। देखिए,
कोई वस्तु नीली दिखाई देती है, वास्तव में होता क्या है कि जब प्रकाश, ये जो प्रकाश इसके ऊपर आपतित हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आया, अब चाहे वो सूर्य का प्रकाश है, चाहे वो बल्ब का प्रकाश है, चाहे वो ट्यूबलाइट का प्रकाश है, जब प्रकाश इस वस्तु के ऊपर आपतित होता है तो प्रकाश में 7 रंग की किरणें, 7 रंग का प्रकाश जो होता है वो एक साथ मिक्स होता है। कौन कौन सा होता है? VIBGYOR, ये 7 रंग का प्रकाश है। अभी कौन कौन सा प्रकाश होता है? देखो, वायलेट यानी कि बैंगनी। कौन सा? बैंगनी। बैंगनी। इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या होता है? आसमानी। आसमानी। और ये बी जो है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ब्लू यानी कि नीला। इसका मतलब हो गया ग्रीन यानी हरा। ये हो गया पीला। ये हो गया नारंगी, ऑरेंज यानी नारंगी। और ये आर मतलब ये हो गया रेड यानी लाल। यानी कि सूर्य से जब भी प्रकाश आता है या फिर किसी भी टॉर्च से, यानी कैसा भी प्रकाश होता है, वो कहीं से भी क्यों नहीं आ रहा है, वाइट कलर की जो लाइट होती है, सफ़ेद रंग के प्रकाश में ये 7 रंग सदैव विद्यमान रहते हैं। अब होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर आपतित होता है तो उसमें 2 प्रकार की क्रियाविधि होती है। एक तो क्रियाविधि होती है, ये वस्तु जो होती है कुछ मात्रा में प्रकाश का क्या कर लेगी? अवशोषण। ये वस्तु जो होती है कुछ तो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, और कुछ प्रकाश ऐसा होता है जो इससे टकरा के चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परावर्तन। इसको हम परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, कुछ तो अवशोषित कर लिया इस वस्तु ने, और कुछ क्या होता है, ये प्रकाश जो है चारों तरफ परावर्तित हो जाता है। अब ये परावर्तित प्रकाश जो होता है, अब जैसे ये नीला दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, ये जो 7 रंग थे ना, इसमें से केवल नीला प्रकाश ही परावर्तित होगा। ये जो चारों तरफ जा रहा है ना, ये कौन सा प्रकाश होगा? ये होगा नीला। बाकी के जो प्रकाश बच गए, बैंगनी है, आसमानी, नारंगी, लाल, पीला, हरा, ये सारे के सारे प्रकाश अवशोषित हो जाएंगे इस वस्तु के द्वारा। तो इस वस्तु ने कौन सा प्रकाश परावर्तित किया है? इस वस्तु ने केवल नीला प्रकाश परावर्तित किया है, इसलिए ये वस्तु नीली दिखाई देती है। अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब पेड़ पौधों के ऊपर पड़ता है तो वो उस 7 रंग में से केवल हरे रंग को ही परावर्तित करते हैं, बाकी के 6 रंगों को वो अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए होता क्या है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां हमको हरी दिखाई देती हैं। इसके अलावा प्रकृति में बाकी के जितने भी रंग होते हैं वो सब इसी कारण से हमको दिखाई देते हैं। अब आप लोग ये विचार करोगे कि या ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इनमें से किसी भी कलर की नहीं होती हैं, जैसे कि सफ़ेद और काली। इसमें ये दोनों प्रकार, ये दोनों रंग तो है ही नहीं। तो देखिए, ये दोनों रंग वास्तव में अपने आप में कोई रंग नहीं होते। विज्ञान की दृष्टि में होता क्या है कि यदि कोई वस्तु सभी प्रकार के प्रकाश को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, सभी प्रकार के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तब तो उस वस्तु को हम कैसी वस्तु मान लेते हैं? काली। तब तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली। और यदि सभी प्रकाश परावर्तित हो जाते हैं तो वो वस्तु हमको कैसी दिखाई देगी? सफ़ेद। ध्यान रखना कि अगर सभी प्रकाश ये 7 रंग अवशोषित हो जाते हैं तो वस्तु काली दिखाई देगी, और यदि ये 7 रंग परावर्तित हो जाते हैं तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। ठीक है, तो अब ये आपको पता पड़ गया होगा कि वस्तुओं के रंग किस प्रकार से ज्ञात होते हैं। अब देखो, सफ़ेद और काले के अलावा और भी कई रंग ऐसे होते हैं जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे नीला ही रंग अनेक प्रकार का होता है, जैसे एक नीला ये हो गया। ठीक है, एक नीला जो होता है वो समुद्र का नीला पानी भी होता है, एक आसमान का नीला रंग भी होता है, एक नील का नीला रंग भी होता है, एक पेन की इंक भी नीली होती है। कई पेन अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी इंक जो होती है वो भी अलग अलग टाइप की नीली होती है। तो देखो, उसका कारण ये होता है कि प्रकाश के अवशोषण की मात्रा कितनी है, प्रकाश के परावर्तन की मात्रा कितनी है। अगर कोई वस्तु नीली दिखाई दे रही है तो उसमें भी क्या होगा कि एक तो तरीका होता है कि सारा का सारा नीला रंग वो परावर्तित कर दे, तो वस्तु बहुत ज़्यादा गहरी नीली दिखाई देगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नीला रंग भी कुछ मात्रा में अवशोषित हो जाए, नीला रंग कुछ मात्रा में परावर्तित हो जाए, तो वो वस्तु हल्की नीली दिखाई देगी। ठीक है, तो अवशोषण की मात्रा, परावर्तन की मात्रा के ऊपर किसी भी रंग के फीकेपन या गाढ़ेपन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो है हमारा प्रश्न नंबर 3। अब तो देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न था, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है प्रकाश के गुण।
प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे पहला गुण जो है ऋजु रेखीय प्रकृति। ऋजु रेखीय प्रकृति, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रकाश जो है वो सदैव एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ ये होगा कि प्रकाश इस तरह से जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे चले। ठीक है, तो अभी तक आप ये मान लो प्रकाश एक सीधी रेखा में ही संचरित होता है, लेकिन क्या प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में संचरित होता है? चलो इस प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे अभी हम। अभी देखो, पहला तो गुण क्या आपका क्या हो गया कि ऋजु रेखीय संचरण, प्रकाश जो है सीधी रेखा में संचरित होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर और पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, या आप अभी ये मान लो टकराकर लौट जाना। ठीक है, टकराकर लौट जाना, जैसे कि शीशे के जब ऊपर जब आप प्रकाश डालते हो तो प्रकाश जो है टकराकर लौट जाता है। तीसरा होता है अपवर्तन। तीसरा गुण कौन सा है? अपवर्तन। अब अपवर्तन का अर्थ क्या होता है? अपवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। जैसे मान लो, देखो ये जो मैंने आपको बताया टकरा के लौट जाना, इसमें तो क्या होता है, जैसे ये शीशा है, कोई दर्पण वगैरह है, इस तरह से आएगा प्रकाश, ऐसे चला जाएगा, ये तो हो गया परावर्तन। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, पानी, ये यहाँ पानी भरा हुआ है इस प्रकार, ठीक है, कोई टैंक वगैरह है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब प्रकाश यहाँ से आएगा इस प्रकार से और ऐसे मुड़ जाएगा, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश कहाँ से आ रहा था? वायु में से, और कहाँ चला गया? पानी में चला गया। तो एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम पानी है, तो अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब जाता है तो अपवर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, ये हो गया अपवर्तन। तीसरा क्या होता, चौथा है, चौथा गुण जो है वो है विवर्तन। विवर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए, विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का, जैसे मान लो कि अभी आपने क्या देखा था, पहला गुण आपने पढ़ा था सीधी रेखा में संचरित होता है, लेकिन सदैव सीधी रेखा में संचरित नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये कागज है आपके पास, ठीक है, अब प्रकाश, अब मेरे सामने लाइट जो है वो इस तरफ है, इधर से लाइट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वाले पृष्ठ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा। तो अब यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है? आप अपनी कॉपी को बल्ब की तरफ करके देखिए ऐसे, अब ऐसा नहीं होगा कि ये वाली सतह बिल्कुल अंधकार में हो गई, दिखाई यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश होगा, यहाँ कम होगा, लेकिन होगा फिर भी। उसका कारण क्या होता है कि प्रकाश जब ये किनारों से टकराता है, ये जो किनारे हैं ना इसके पतले वाले, ये जो किनारे हैं, यहाँ से टकराता है, तो यहाँ से टकरा के प्रकाश मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद में इस वाले भाग में आ जाएगा, यहाँ वाले भाग में आ जाएगा। तो इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? इसी घटना को हम कहते हैं विवर्तन। विवर्तन आपका क्या है कि इस अध्याय में है नहीं, बस थोड़ा सा परिचय है जो मैं आपको दे रहा हूँ। विवर्तन का अर्थ क्या होता है? विवर्तन मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश का किसी बहुत पतली सतह से, किसी बहुत पतले पृष्ठ से टकराकर दूसरी ओर चले जाने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया विवर्तन। तो देखो कौन कौन से गुण हो गए, एक हो गया ऋजु रेखीय संचरण, दूसरा हो गया परावर्तन, तीसरा हो गया अपवर्तन, चौथा हो गया विवर्तन, और इसके अलावा पांचवा है क्या? व्यतिकरण। व्यतिकरण, व्यतिकरण में क्या होता है? व्यतिकरण में प्रकाश जब किसी एक पॉइंट पर आपतित होता है तो उस स्थान में, उस जगह पे क्या होता है, कहीं पर तो प्रकाश की दो किरणें हैं, जैसे मान लो एक किरण ये आ गई, दूसरी किरण ये आ गई। अब जब ये दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती हैं इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे बहुत चमकीला बिंदु प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल चमकीला ही प्राप्त होगा, कहीं पर तो वो काला रहेगा और कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको प्राप्त होती है। ये काला है, ये वाला भाग चमकीला, और फिर ये वाला भाग जो है काला। यानी इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा प्रकाश किरणें कहीं तो एक दूसरे को काट देंगी, जहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट देंगी वहाँ पे वो वाला भाग तो काला हो जाएगा, और जहाँ पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिल जाएंगी वो वाला भाग कैसा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कह देते हैं? व्यतिकरण।
विवर्तन और व्यतिकरण, इन दोनों का कोई वर्णन आपके इस वाले अध्याय में नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको यहाँ पर इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक तो ऋजुरेखीय प्रकृति, एक परावर्तन और एक अपवर्तन, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो आज डे फर्स्ट है, आज की क्लास में मैं इतना ही ले रहा हूँ और 1 जुलाई है, इसलिए इतना ही बहुत है। आगे की कक्षा में हम आगे का अध्ययन करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, आप अपने कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ नोट्स में लिखाता जाऊँगा, कुछ हम अपनी ऐप में अपडेट कर देंगे, वहाँ पर हम देखते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।